हेलो एवरीवन। तो आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मुझे बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है और मेरे को आए हुए हैं पीरियड्स। इसीलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टोरी ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँगी। कुछ भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ और ऊपर से मेरे को रात के पीरियड्स आए हुए हैं और यहाँ पर रात को आया था बहुत भयंकर तूफ़ान, जिसकी वजह से लाइट भी नहीं है। वो तो मेरा फ़ोन अपना थोड़ा सा चार्ज कर लिया था तो मैंने बना लिया, अदरवाइज़ ये भी नहीं हो पाती। तो समझना थोड़ा सा है ना मेरी प्रॉब्लम भी। तक आप लोगों ने मेरे यारा स्टोरी में सुना था कि हमारी करीना को शूटिंग के दौरान लग जाता है असली वाला चाकू, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वहां हॉस्पिटल में सनम उसका इलाज करके उसकी जान को बचा लेती है। लेकिन न्यूज़ वालों के ज़रिए जब ये बात उर्वी को पता लगती है तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भागी भागी पहुंचती है हॉस्पिटल, जहां ऑलरेडी पुलिस और मीडिया वाले मौजूद थे। जिन्हें देखकर उर्मी कुछ सोचती है और उसके बाद वो भेस बदल कर यानी डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर घुस जाती है हॉस्पिटल के अंदर। और जो वो अपनी करीना को यूँ बेड पे घायल पड़ी देखती है तो उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है, करीना तुम्हारी ये हालत किसने की है? एक बार तुम होश में आ जाओ, मुझे इस इंसान का नाम बताओ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से ख़त्म कर दूंगी, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ। तो ऐसा जब वो करीना से बातें कर रही थी तभी सडनली उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने खड़ी होती है डॉक्टर सनम। और सनम जैसी उर्मी को वहाँ देखती है ना, वो हैरान रह जाती है, कहती है उर्मी तुम यहाँ? तो उर्मी भी सनम को देखकर एकदम से खड़ी होती है, उससे बोलती है सनम। तो सनम जो है ना वो जल्दी से अंदर से डोर लॉक कर लेती है और कहती है उर्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उर्मी बोलती है सनम मैं अपनी करीना के पास आई हूँ। तो बोलती है उर्मी तुम जानती हो बाहर पुलिस है, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो इस बात का अंदाज़ा भी है? तो उर्मी बोलती है वो मुझे नहीं मालूम, मेरी करीना यहाँ पे घायल पड़ी हुई थी तो मैं कैसे रुक जाती। तो बोलती है मैं मानती हूँ कि तुमसे नहीं रोका गया, लेकिन उर्मी तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। अगर पुलिस को पता लग गया ना तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उर्मी बोलती है मुझे पता है, लेकिन अपनी करीना से मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे इसके मुंह से उस इंसान का नाम सुनना है जिसने इसकी ये हालत की है। मैं कसम से बता रही हूँ सनम, मैं उस इंसान को जान से मार दूंगी जिसने मेरी करीना को इस हालत में पहुँचाया है। तो उर्मी की बात सुनकर सनम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। उससे कहती देख उर्मी मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन ये वक्त इस तरह गुस्से से काम करने का नहीं है। तो उर्मी बोलती है वो सब मुझे नहीं मालूम, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कब तक होश में आएगी। तो बोलती है ये होश में अभी कुछ कह नहीं सकती, शायद सुबह तक। तो उसकी बात सुनकर उर्मी बोलती ठीक है, मैं सुबह तक इंतज़ार कर रही हूँ। और इंतज़ार क्या कर रही हूँ? अगर हो सका ना तो करीना के होश में आने से पहले मैं उस इंसान को मौत के घाट उतार दूँगी जिसने इसकी हालत की है। तो ऐसा बोलकर जो उर्मी है ना वो फिर अपने मुंह पे मास्क पहनती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। और उसको यूँ जाते देखकर गुस्से में सनम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब उर्मी क्या करने वाली है। और फिर वो इमोशनल होते हुए करीना की तरफ देखती है, उसके सर पे हाथ फेरती है। और इधर वो आदमी जिसने करीना के ऊपर शूटिंग में चाकू से वार किया था वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में था। लेकिन हमारी उर्मी अपने बंदों से कहकर उस आदमी को पुलिस की कस्टडी से भी अगवा करवा लेती है और उसे घसीटते हुए उर्मी के सामने फेंकते हैं। तो वो आदमी जो है वो उर्मी के पैरों में जाके गिरता है और उर्मी सोफे पे बैठी हुई थी उस आदमी को घूरते हुए देखती है और अपने पैर से उसके फेस को ऐसे ऊपर करती है और उससे बोलती है तू है वो, तूने मेरी करीना पे हमला किया था चाकू से, तूने मारा था उसे। तो वो आदमी घबराते हुए कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और तुम किसकी बात कर रही हो? मैं किसी करीना को नहीं जानता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो वो ऐसा हाथ जोड़कर उर्मी के पैरों में गिड़गिड़ाता है ना, तो उर्मी अपने पैर से उसके ऐसे फेस को और ऊपर उठाती है और फिर एकदम अपने हाथ से उसके गले को पकड़ती है। उससे बोलती है तुझे नहीं मालूम, मैं तुझे बताती हूँ। आज तूने शूटिंग में जिस लड़की के ऊपर चाकू से वार किया था, आज तेरी वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो बंदा जब ये बात सुनता है तो वो कहता है तुम त्रिशा की बात कर रही हो?
तो उर्मी बोलती है हाँ मैं कृषा की बात कर रही हूँ। तो आदमी रोते हुए कहता है देखो मैंने जानबूझ के कृषा के साथ कुछ नहीं किया, ये सब कैसे होगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, मुझे तो वो चाकू मारने के लिए कहा गया था मैंने वही किया, ये मेरा काम है, मैं एक्टिंग कर रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब शूटिंग में नकली चाकू यूज़ होता है, हर चीज़ नकली होती है, तो ऋषा को वो चाकू कैसे लग गया, कैसे वो इतनी घायल हो गई। तो ऐसा जब बोलता रहा तो उर्मी उसके गले को जोर से पकड़ती है, उसे दीवार से लगाती है, उससे बोलती तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है, तेरी वजह से आज वो हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी हुई है और तू कह रहा तुझे नहीं मालूम, साफ साफ बता मुझे कि तूने ऐसा क्यों किया, बता तूने किसके कहने पर उसकी जान लेने की कोशिश की, बता मुझे। तो इस तरह से जब उसको जोर दे दे के उसको मारते हुए पूछती है ना, तो आदमी रोते हुए कहता है देखो मुझे छोड़ दो, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर उर्मी उस बंदे की एक बात नहीं सुनती और उसको बेरहमी से इतना ज़्यादा मारती है, इतना ज़्यादा मारती है कि मार मार के उसको अधमरा कर देती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो बंदा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और ज़मीन पर पड़ा होता है। तो उर्मी फिर उसके पेट में लात मारते हुए उसके गले को पकड़ती है, फिर उसको एक थप्पड़ मारती है और फिर खड़े होकर अपने आदमियों से कहती है कि इसको तब तक मारते रहो जब तक ये अपनी ज़बान से सच नहीं उगल देता। और ऐसा बोलकर उर्मी वहाँ से चली जाती है। और इधर हॉस्पिटल में करीना को आ जाता है होश, और वो धीरे धीरे जब अपनी आंखों को खोल रही होती है तो अभी भी उसकी आंखों के सामने धुंधलापन सा होता है। वो धीरे धीरे जब अपनी आंखों को खोलती है तो देखती है कि उसके सामने बैठी हुई है सनम। जैसे देखकर करीना हैरान रह जाती है और आंखों को खोलते हुए कहती है सनम तुम। तो सनम भी इसकी देखकर स्माइल करती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कैसी हो करीना। तो करीना बोलती है सनम तुम यहाँ। तो बोलती है हाँ। तो करीना बोलती है मैं तो इस तरह से कहते हुए ना वो उठने की कोशिश करती है। तो सनम बोलती करीना करीना क्या कर रही हो, आराम से लेटी रहो, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लेटो सीधे लेटो, अभी तुम्हारा जग में भरा भी नहीं है, ताज़ा है, चुपचाप सीधे लेटी रहो ठीक है ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो उसको बेड पे लिटा देती है और करीना सनम की ओर देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए खुश होते हुए कहती है सनम तुम यहाँ। तो सनम बोलती है हाँ मैं यहाँ। कैसी हो तुम, ठीक हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें। तो करीना बोलती है सनम तुम यहाँ कैसे आई। तो सनम बोलती है क्या मतलब कैसे आई, ये हॉस्पिटल है, तुम मरीज़ हो और मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो यहाँ होना बनता ही है ना। तो उसकी बात सुनकर करीना स्माइल करती है, उससे बोलती है कैसे हो तुम। तो बोलती मैं तो ठीक हूँ। तो बोलती है अच्छा सहर कैसी है। तो बोलती है सहर भी ठीक है। तो बोलती है वो कहाँ है। तो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचती होगी। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये हमला हुआ कैसे, इतना बड़ा चाकू तुम्हारे पेट में, इतना खून बह रहा था, ये सब हुआ कैसे। तो करीना जो है वो उससे कहती है कि पता नहीं यार, मैं तो शूटिंग कर रही थी, शूटिंग के दौरान जो स्क्रिप्ट में लिखा था उस हिसाब से सीन चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, और सडनली जब उस एक्टर ने मेरे ऊपर हमला किया तो वो सिर्फ शूटिंग का हिस्सा था, लेकिन ये असली चाकू मेरे पेट में कैसे लग गया मुझे नहीं मालूम। तो जब करीना सनम से बात कर रही थी तभी एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और करीना देखती है कि उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है इंस्पेक्टर अमित, जिसे देखकर करीना अजीब सा फेस बनाती है और कहती है आप यहाँ। तो इंस्पेक्टर बोलता है जी हाँ, आपका बयान लेने आए हैं। तो इंस्पेक्टर की बात सुनकर सनम उससे कहती है देखिए आप इनका बयान अभी नहीं ले सकते, अभी ये इस हालत में नहीं है, इन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है, अब अपना काम बाद में करना। तो इंस्पेक्टर सनम से कहता है देखिए डॉक्टर, हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमें अच्छे से मालूम है, आप हमें हमारी ड्यूटी मत समझाइए। और आप एक बात बताइए, जब ये होश में आ गई थी तो आपको सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जान सकता हूँ क्यों। तो बोलते देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, मैं आपके पास आने ही वाली थी पर मैं तो ऐसा बोलती है। तभी इंस्पेक्टर उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है रहने दीजिए, और कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मुझे मिस कृषा से काम है तो मैं उनका बयान ले लेता हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो कृषा के पास आता और कहता है और बताइए आपको किसी के ऊपर शक है जिसने ये अटैक आपके ऊपर करवाया है। तो करीना बोलती है नहीं मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। तो बोलते हैं आपका कोई दुश्मन जिसने जानबूझकर आपके ऊपर अटैक करवाया हो। तो करीना बोलती नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा कोई दुश्मन है जो मुझे मरवाने की कोशिश करेगा। तो बोलता है ज़रा दिमाग पे ज़रा अच्छे से जोर डालिए, ऐसा हो भी सकता है
क्योंकि इससे पहले भी आपका एक बार किडनैप हो चुका है। कोई तो बात है, कोई तो है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हमें बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपके ऊपर उस अटैक करने वाले उस पर्सन को ढूंढ सकें। तो करीना बोलती है, मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं कह रही हूँ आपसे कि मेरा ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं जो मुझे मरवाने की कोशिश करेगा। तो करीना की बात सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, आपका दुश्मन भले ही ना हो, लेकिन क्या पता आपकी उर्मी का दुश्मन हो और उसी ने आपके ऊपर हमला करवाया हो। तो ये बात सुनकर जो करीना है ना और सनम दोनों उसकी तरफ हैरान होते हुए देखते हैं। और सनम को तो पता ही नहीं था कि इंस्पेक्टर करीना और उर्मी के रिश्ते के बारे में जानता है। तो करीना बोलती है, आप क्या कह रहे हैं? तो इंस्पेक्टर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हो सकता है उर्मी से बदला लेने के लिए उसके किसी दुश्मन ने आपके ऊपर अटैक करवाया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर फ़िलहाल के लिए अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपसे अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आप मुझे सीधी तरीके से तो बताएंगी नहीं। तो अभी मेरा यहाँ से जाना ही मुनासिब होगा। लेकिन 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 ये मत समझना कि आपका पीछा मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि आपका रिश्ता उर्मी के साथ है और उर्मी का रिश्ता हम पुलिस वालों के साथ बहुत गहरा है। इसीलिए हमारी नज़र 24 घंटे आप पर टिकी रहेगी और इनके साथ साथ हमारी नज़र आप पर भी रहेगी डॉक्टर सनम। तो जब सनम का नाम लेता है ना, तो सनम उसकी ओर हैरान होकर देखते हुए कहती है, क्या मतलब? तो इंस्पेक्टर बोलता है, मतलब ये कि मुझे अच्छे से मालूम है कि आपका करीना और कृषा और साथ ही साथ उर्मी के साथ क्या रिश्ता है। तो ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और इधर जो राघव है वो आता है उर्मी के पास। तो उसको देखकर उर्मी कहती है, और बताइए, कुछ पता लगा इस बारे में कि करीना के ऊपर हमला किसने किया था या उस आदमी ने अपना मुंह खोला? तो राघव बोलता है, हाँ, पहले तो वो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जब हमने उसे बहुत ज़्यादा मारा ना, तब उसने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। और उसका कहना ये है कि उसने ये सब कुछ किया था करीना की मूवी का जो प्रोड्यूसर है उसके कहने पर। तो उर्मी जब ये बात सुनती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती, क्या ये सब कुछ उस प्रोड्यूसर के किया धरा है? तो बोलता है, हाँ, उस आदमी का तो यही कहना है, और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो तुम जाके खुद उससे पूछ सकती हो। तो उर्मी ये सुनते ही उस आदमी के पास जाती है तो देखती है कि वो आदमी अधमरा सा ज़मीन पे खून में लथपथ पड़ा हुआ है। तो उर्मी एकदम जाके ना उसके कॉलर को पकड़ कर ऊपर खींचती है और उससे बोलती है, पता मुझे क्या ये सब कुछ प्रोड्यूसर का किया धरा है? तो वो आदमी बोलता है, हाँ, ये सब कुछ उसने करवाया था, उसने मुझे पैसे दिए थे कृषा के ऊपर चाकू से हमला करने के लिए। तो उर्मी बोलती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? तो आदमी कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं बस इतना जानता हूँ कि कृषा और उस प्रोड्यूसर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। और उस प्रोड्यूसर ने कृषा को धमकी भी दी थी कि वो उसे बर्बाद कर देगा, उसे छोड़ेगा नहीं। देखो, मैं जो कुछ भी जानता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उसकी बात सुनकर उर्मी को वो दिन याद आता है जब वो वॉशरूम में थी करीना के साथ और उस प्रोड्यूसर ने तब भी करीना को धमकी दी थी। तो ये बात याद कर उसको जो है ना पूरी तरह यकीन हो जाता है कि पक्का प्रोड्यूसर ने ये सब कुछ किया है। तभी वो आदमी उर्मी से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है। तो उर्मी उस आदमी की ओर देखती, उसे ज़मीन पर फेंकती, उससे बोलती, गलती तो तेरी है, भले ही उस प्रोड्यूसर के कहने पर, लेकिन तूने मेरी करीना को तकलीफ़ तो दी है, तूने उसकी जान लेने की कोशिश की, इसलिए तुझे ज़िंदा रहने का तो कोई हक नहीं है। तो ऐसा कहकर उर्मी उस आदमी को ज़मीन पर पटकती है और फिर उसके बाद अपने आदमियों से कहती है कि इसे इतना मारो और तब तक मारते रहो जब तक इसकी शरीर से इसकी जान नहीं निकल जाती। तो ऐसा कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है और उर्मी के जाते ही वहाँ पर राघव आता है और उसको देखकर वो आदमी उसके पास आता है और उससे बोलता है, देखो तुमने मुझे जैसा बोलने को कहा था मैंने कह दिया, मैंने उस प्रोड्यूसर का नाम ले दिया, बोल दिया कि उसी ने ये सब कुछ करवाया, अब तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो राघव बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, तुमने हमारी इतनी मदद की है, कम से कम इनाम तो लेते जाओ। तो बोलता है, देखो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तो जब वो ऐसा बोलता है ना तो राघव अपने आदमियों को इशारा करता है और वो आदमी इशारा पाता ही एकदम से उस आदमी को पकड़ कर ज़मीन पे फेंकते हैं और उसको बुरी तरह मारना शुरू करते हैं। वो आदमी बुरी तरह चीखता है, चिल्लाता है और काफ़ी देर उसको बेरहमी से पिटवाने के बाद राघव कहता है, रुको। तो उसके आदमी जो है रुक जाते हैं और राघव फिर उस आदमी के पास आता है और अपनी जेब से गन निकाल कर उसके सीने में गोली मार देता है। वो आदमी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इधर उर्मी इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो पहुंच जाती है उस प्रोड्यूसर के घर
और उसके घर में घुसकर उसको ढूंढती है चारों तरफ। तो उसे उसका रूम मिल जाता है और उसके रूम में जब जैसे ही वो जाती है ना, वो प्रोड्यूसर अपने कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल कर नहाने जा रहा था। लेकिन उर्मी को अपने रूम में देखकर वो चौंक जाता है और उससे कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? तो उर्मी उसकी बात सुनकर ना उसको कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में उसके पास जाकर उसके पेट में एक लात मारती है, जिससे वो प्रोड्यूसर ज़मीन पर जाके गिरता है। और लात पड़ते ही उर्मी उसके ऊपर आती है, उसके कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे खींचती है, उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी करीना को मारने की कोशिश की, तुझे हाथ में चाह से मार डालूंगी। तो ऐसा कहते हुए उस प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा मारती है। पर मार खाते खाते वो प्रोड्यूसर भी उर्मी के ऊपर वार करता है, उसके पेट में घूंसा मारता है। तो उर्मी दूसरे साइड जाके गिरती है। तो प्रोड्यूसर बोलता है, लड़की तू है कौन और इस तरह से मुझे मार क्यों रही है? और उर्मी इतने गुस्से में होती है ना कि दोबारा से उठ के आती है और उस आदमी के ऊपर फिर से कूदती है, उसको बहुत ज़्यादा मारती है। उससे बोलती है, तुझे मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तेरी मौत हूँ, तूने मेरी करीना को तकलीफ़ पहुँचाई ना, अब देख तेरी इस गलती की सज़ा तुझे कैसे मिलती है। तो ऐसा कहते हुए उस प्रोड्यूसर का सर पकड़ती है और उसको दीवार में दे मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, उसके सर से खून भी निकल आता है। तो उससे बोलता, तुम कौन हो, मुझे क्यों मार रही हो? पर उर्मी उसको मारना बंद नहीं करती, उसको बहुत बेरहमी से मारती है। और उसको बहुत ज़्यादा मारने के बाद ना वो एक टेबल लैंप होता है उसे उठा लेती है और उसको उसके सर में देने वाली होती है। तो आदमी कहता है, रुको 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 रुको, तो तुम हो कौन, तुम मुझे इस तरह से क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है? तो बोलते, तूने मेरी करीना की जान लेने की कोशिश की है। तो प्रोड्यूसर बोलता है, क्या करीना की, करीना मतलब कृषा, तुम ये क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बोलती, तूने ही ऐसा किया है, तूने उस आदमी को पैसे दिए थे ना उसके ऊपर हमला करने के लिए, तभी तो वो आज हॉस्पिटल में पड़ी हुई है तेरी वजह से। तो प्रोड्यूसर बोलता है, देखो तुम कौन हो क्या हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूँगा? लेकिन उर्मी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और जैसे ही उसको मारने वाली होती है ना, वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे उर्मी बेड पे जाके गिरती है। और वो आदमी दरवाज़ा खोलकर एकदम से बाहर की ओर भागता है और चिल्लाता कहता है, कोई है, बचाओ बचाओ। तो इस तरह से जब चिल्लाता है ना, पर बाहर कोई नहीं था। उस आदमी की नज़र पड़ती है कि उसके घर में जो उसके नौकर वगैरह थे वो भी गायब है, कोई नहीं है। तो वो भागते हुए घर के बाहर निकलता है, जहाँ पर गार्ड भी बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये देखकर वो प्रोड्यूसर बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट से भागता है। तो उर्मी भी उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है और अपनी जेब से गन निकाल लेती है। तो वो आदमी सड़कों पर भाग रहा था नंगे पैर और उर्मी उसके पीछे 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 पीछे। सड़क पे गाड़ियाँ लोग भी देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पर उर्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती और बहुत दूर भागते भागते ना उर्मी प्रोड्यूसर के पैर में गोली मारती है, जिससे वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है ना, उर्मी भाग के उसके पास आती है और उसके सीने पे अपना पैर रखकर उससे बोलती है, तू तो गया। और ऐसा कहते हुए ना उस प्रोड्यूसर के ऊपर अपनी गन तान देती है। तो प्रोड्यूसर बोलता है, देखो मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर वो उर्मी उसकी एक बात नहीं सुनती। सड़क पे हज़ारों लोग खड़े थे जो ये सीन अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उर्मी को रोक सके। और उर्मी सरेआम बीच सड़क में उस प्रोड्यूसर को गोली मार देती है और वो प्रोड्यूसर 2 गोलियां खाते ही वहीं पे ढेर हो जाता है। और उसके बाद उर्मी वहाँ से चली जाती है और सड़क पे खड़े हुए आदमी उस प्रोड्यूसर की लाश को देखते हैं और उसके बाद कर देते हैं पुलिस को इन्फॉर्म। और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। और इधर दूसरी तरफ जो राघव है वो कॉल करके किसी को कहता है कि हेलो मुबारक हो, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही हुआ और मैंने प्रोड्यूसर को मार दिया। तो ये बात सुनकर जो दूसरी साइड जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे बोलता है, ठीक है ये बात खुशी की तो है ही, लेकिन अभी हमें उर्मी के हाथों बहुत से काम करवाने हैं। आखिरकार अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए तो हमने उर्मी को इस रास्ते पर धकेला था। खैर आगे का प्लान हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए तुम फ़ोन रखो। तो उसकी बात सुनकर राघव कॉल कट कर देता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। इधर दूसरी तरफ करीना, सनम और सहर को जब न्यूज़ के ज़रिए ये बात पता लगती है कि उर्मी ने बीच सड़क पर सरेआम सबके सामने उस प्रोड्यूसर का खून कर दिया है, तो ये न्यूज़ सुनकर उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। तो गाइस आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने पार्ट रिकॉर्ड किया है। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे या तो इस स्टोरी के पार्ट में या सिर्फ शायद सफ़र के पार्ट में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।